यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, यानी कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये ग्रेविटेशन लॉ क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ का मतलब क्या है? नाम से स्पष्ट है, यूनिवर्सल मतलब क्या होगा? यूनिवर्स की, पूरे यूनिवर्स की बात कर रहा है। यूनिवर्स में जो भी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होगा उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अब ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये कहता है यूनिवर्स में जब दो बॉडी है और उसके पास मास हो तो उस दोनों बॉडी के बीच हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। उस दोनों के बीच हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। ये किसने कहा? मैं कह रहा हूँ? नहीं, बिना साइंटिफिक प्रूफ का ये लॉ नहीं बना। इसको प्रूफ किसने किया? न्यूटन साहब ने किया था। न्यूटन साहब ने यह भी कहा कि यूनिवर्स में कोई भी दो पार्टिकल है, उसके पास मास होना चाहिए, तो उस दोनों के बीच हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। देखो, फोर्स का नेचर भी इसने डिफाइन कर दिया। मैग्नीट्यूड तो ड्राइव करेंगे कि जो यूनिवर्स में दो बॉडी होगा, दोनों के बीच का फोर्स कितना लगेगा, वो चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, तो ये है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इसने कहा है कि यूनिवर्स में दो पार्टिकल है। सपोज इसका मास m1 है और ये अनदर पार्टिकल है, इसका मास हम m2 एब्जॉर्ब किए। तो न्यूटन साहब ने कहा, क्या कहा? इस दोनों बॉडी पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा मतलब सिंपल सा भाषा में हम समझाएंगे, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है कि यूनिवर्स में जो दो बॉडी है उसके पास यदि मास है तो दोनों आपस में अट्रैक्ट करेगा। दैट्स इट। यही है हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसका मैग्नीट्यूड बता दिया, कैसा फोर्स, तो अट्रैक्शन भी होता है, रिपल्सन भी होता है। हम इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़े थे कि जब सेम चार्ज के बीच जो फोर्स लगता है, लॉ ऑफ वहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्सन हो गया। अपोजिट चार्ज मतलब प्लस माइनस या माइनस प्लस के बीच लगता है तो हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वहाँ पे। तो इसमें ये भी फोर्स का नेचर क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। इसका मैग्नीट्यूड भी हम डिफाइन करेंगे। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ से कहाँ लगेगा? इसका सबसे पहले एक लाइन ऑफ एक्शन होता है दोस्तों। कोई भी फोर्स हमेशा लगता है लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग लगता है। ओके, अब लाइन ऑफ एक्शन क्या है कि सपोज कोई भी फोर्स है, ये फोर्स F है, तो इसको हम एक्सटेंड करेंगे तो इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन क्या हो गया? हमारा यही हो गया लाइन ऑफ एक्शन। अब ये दोनों बॉडी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा? तो दोनों बॉडी होगा, यदि मास है इसका कुछ ना कुछ सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कंफ्यूज नहीं होना है। यदि बॉडी हमारा सिमेट्रिक हो और मास भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो उस केस में सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी बराबर होता है। ओके, तो यहाँ पे जो दो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को इसको मिलाना है, इसी को बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन। इस बॉडी पे मास बॉडी 1 है, ये बॉडी 2, तो बॉडी 2 बॉडी 1 को अट्रैक्ट करेगा। मैग्नीट्यूड कितना? F से, मतलब इस पे 1 पे 2 हमेशा अट्रैक्ट करेगा। किसको? 1 को। तो बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ बॉडी 1 भी बॉडी 2 को अट्रैक्ट करेगा सेम मैग्नीट्यूड का। न्यूटन्स थर्ड लॉ यही तो कह रहा है, इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स लगेगा अपोजिट इन डायरेक्शन। तो ग्रेविटेशनल लॉ तो यही तो बोल रहा है कि दो बॉडी यदि स्पेस में है, दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? न्यूटन साहब ने ये बोला था, ये जो फोर्स होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मास m1 इंटू m2। एंड इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और दूसरा फोर्स है एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम का स्क्वायर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। सपोज दोनों बीच का डिस्टेंस डी, सेंटर ऑफ सेंटर से बात करते हैं, यहाँ से ये डिस्टेंस d है, इसको मानते सेकेंड। अब हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं
जब दोनों को कंबाइंड करेंगे तो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द m1 इंटू m2 अपॉन डी स्क्वायर। और इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम हटाएंगे, एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगाना पड़ेगा, जिसका हम नोटेशन देते हैं जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। यही है दोस्तों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों के बीच में इतना ही होगा। मतलब ये फॉर्मूला कहाँ पे वैलिड है, पूरे यूनिवर्स में। हमारे यूनिवर्स में कोई भी किसी भी दो बॉडी के बीच में यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैलकुलेट करना हो तो हम बाय ग्रेविटी हम इस फॉर्मूला से हम फोर्स ऑफ कितना दो बॉडी के बीच में हम कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये जी क्या है दोस्तों, ये जी हमारा अभी एक साइड लग दे, F इजिकल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, हमारा ये बेसिक फॉर्मूला बन गया दोस्तों। अब ये जी क्या है, इसी को नाम दिया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये क्या यूनिवर्सल, इसका जो वैल्यू होता है g इज इक्वल टू 6.673 इंटू 10 टू द पावर -11 यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, हमेशा ये वैल्यू एप्लीकेबल है, ये भी वैल्यू चेंज नहीं होगा। इन क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अभी हम बताएंगे इसका यूनिट इतना ही क्यों आ रहा है, हम अभी ड्राइव करेंगे कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर ही इसका यूनिट क्या है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, ये फॉर्मूला हमको याद करना डिफिकल्ट हो जाती है, तो इसको हम क्या करेंगे, शॉर्ट टर्म इसको क्या करते हैं, जी 6.7 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन के जी सॉरी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर। ये फॉर्मूला वैल्यू याद करने से भी चल जाएगा, क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। देखो राउंड अप करोगे तो 7 हो जाएगा, तो इसीलिए ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये किसने दिया था दोस्तों, ये हेनरी कैवेंडिश ने दिया था। ये किसने दिया था, हेनरी कैवेंडिश ने दिया था, ये न्यूटन नहीं दिया था, ये ड्राइव किया था। ये बहुत चालाक ही था, चालाक ये वैज्ञानिक था, साइंटिस्ट था। ये किसने किया, न्यूटन फॉर्मूला को यूज करके ये फॉर्मूला ये ड्राइव कर दिया, ये अपना नाम भी इस थ्योरी कंसेप्ट में ऐड करवा लिया, एक तरह से हम कह सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम क्या समझे, जो यूनिवर्सल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था ग्रेविटेशन का, वो फॉर्मूला में डिसाइड किया। क्या लगता है, लाइन ऑफ एक्शन के लोग लगता है, इसका नेचर क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ये हो गया। को कंसेप्ट को देखते हुए थोड़ा प्रैक्टिकली हम सोचते हैं, क्योंकि फिजिक्स में ये नियम है, जब थ्योरेटिकल पढ़ने के बाद यदि प्रैक्टिकली रिलेट नहीं करोगे तो मज़ा ही नहीं आता है। तो हमने क्या बोला, ये ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ कांस्टेंट किसने कहा, न्यूटन साहब ने कहा। न्यूटन साहब किसने क्या कहा कि जब यूनिवर्स में दो बॉडी होगा तो आपस में अट्रैक्ट करेगा। अरे अर्थ पे हम भी हैं, मान लो अर्थ पे दो बॉडी है, एक मैन यहाँ पे है 50 kg का, अर्थ पे दूसरा मैन है सेम अर्थ पे, ये है 50 kg का मास m1, ये भी 50 kg, ये 50 kg का है। इस दोनों का बीच का डिस्टेंस हम मान लेते हैं 1 मीटर। कितना मान लेते हैं, 1 मीटर। अर्थ पे हो नहीं सकता है कि दो व्यक्ति है या दो फ्रेंड्स है, दोनों आपस में कितना दूरी पे, 1 मीटर पे है, और दोनों का वेट कितना है, 50 kg है। तो क्या सर ये दोनों अट्रैक्ट करते हुए तो हमको महसूस ही नहीं होता है, हम दोनों दोस्त आपस में बात कर रहे हैं 50 kg, तो हम कहाँ अट्रैक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, क्यों ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहाँ तो ये फेल हो गया। नहीं दोस्तों, यहाँ भी लगता है, लेकिन यहाँ पे बहुत छोटा सा मैग्नीट्यूड का फोर्स लगता है, बहुत छोटा सा मैग्नीट्यूड, जो कि आपको फील ही नहीं होगा कि इतना कम मैग्नीट्यूड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अरे 50 kg बॉडी को यदि खींचना हो तो एक हैवी अमाउंट का फोर्स लगना चाहिए ना। तो लेकिन इसको हम कैलकुलेट कर भी सकते हैं। देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स इंटू जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, मास इसका बेचारा का 50 kg, इसका मास 50 kg, दोनों का बीच का डिस्टेंस 1 स्क्वायर। तो अब इसको कैलकुलेट करोगे, इसको क्या अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेट करेंगे, 6.67 इंटू 25 इंटू 2 0 कर 10 टू द पावर -9 न्यूटन।
इसका मतलब इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 15 इंटू 10 टू द पावर -8 न्यूटन। 10 टू द पावर दिख रहा हो -8, यानी कि इसको 0.0003015 न्यूटन। देखो कितना 0.00015 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। क्या इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या बॉडी 50 kg का मूव कर जाएगा एक दूसरे से? नहीं करेगा। इसीलिए दोस्तों यहाँ भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, लेकिन बहुत छोटा सा, वेरी 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 स्मॉल मैग्नीट्यूड ऑफ द अमाउंट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। तो क्या ये अट्रैक्शन होगा? नहीं होगा। इसीलिए अर्थ पे हमेशा दो बॉडी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, लेकिन बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में लगता है, इसके लिए नेग्लेक्ट कर देते हैं। इसीलिए देखना, जब फिजिक्स में आप जब मोशन ऑफ इक्वेशन काइनेमेटिक्स में पढ़ रहे होगे, बहुत जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, कहीं कहीं पर हम ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ इफेक्ट को हम कंसीडर ही नहीं करते, नेग्लेक्ट कर देते हैं। रीजन क्या? क्योंकि उसका फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड का ही इतना कम अमाउंट है, उसका कुछ इफेक्ट ही नहीं आएगा, इसीलिए उसको हम क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। ओके, तो पहला केस ये था। अब हम दूसरा केस लेते हैं दोस्तों। हम दूसरा केस लेंगे। पहला केस था अर्थ पे दो बॉडी, दूसरा केस लेते हैं हम अर्थ हैं, ये अर्थ है, यही 50 kg का जो लड़का है यहाँ पे 50 kg का इस पे खड़ा है, ये दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, अर्थ भी खींचेगा, ये भी खींचेगा। ओके, तो इसका मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालते हैं। इसका मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स होगा, जी की वैल्यू इतना होगा 6.67 10 टू द पावर -11 इंटू लड़का का कितना होगा 50 इंटू मास ऑफ द अर्थ। अर्थ का मास कितना होता है दोस्तों? पावर 24 kg। ये याद रखें, ये वैल्यू हो जाता है अर्थ ऑफ द मास है, नहीं है तो याद करना है 6 इंटू 10 टू पावर 24 kg डिस्टेंस के स्क्वायर। तो अर्थ का जो रेडियस होता है, अर्थ का जो रेडियस होता है 6400 किलोमीटर होता है। तो ये वैल्यू, ये तो रेडियस है, इसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा? रेडियस 64 इंटू 10 टू द पावर मीटर में कन्वर्ट किए इसको स्क्वायर। ये वैल्यू कितना होगा दोस्तों? अप्रॉक्सीमेटली कैलकुलेट करोगे तो 50 kg है तो ये 500 न्यूटन का फोर्स आएगा। कैलकुलेट करोगे तो 500, मतलब 10 से लगभग मल्टीप्लाई हो जाता है। 5 इंटू 10 से मल्टीप्लाई होगा, उतना के आसपास होगा, इतना न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अरे बाप, अर्थ इस लड़के पे लगा रहा है 500 न्यूटन, ये लड़के भी अर्थ पे लगा रहा है 500 न्यूटन। पंगा यहाँ पे क्या फंसता है? मतलब ये जो व्यक्ति खड़ा हुआ है अर्थ पे, ये पर्सन भी अर्थ को पुल कर रहा है कितने से? 500 न्यूटन से। ये अर्थ भी इस व्यक्ति को कितना पुल कर रहा है? 500 न्यूटन से। तो जब दोनों का फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल ही है, तो हम ही जब जंप करते हैं अर्थ पे, तो हम क्यों नीचे आते हैं? अर्थ क्यों नहीं आ जाता मेरे पास? इसका रीजन बनता है, नहीं समझे क्या? जब सिंपल अर्थ पे हम खड़ा है, हम जंप करेंगे, फिर वापिस हम तुरंत कुछ ही सेकेंड में हम अर्थ पे आ जाते हैं। यदि दोनों के बीच में हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम ही लग रहा है, तो हम क्यों जाते हैं अर्थ के पास? अर्थ तो मेरे पास आना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि एक्सेलेरेशन एक चीज होता है, फोर्स भागा मास। तो फोर्स तो कांस्टेंट है, फोर्स क्या है? कांस्टेंट। अब लड़का पे जो फोर्स लगा रहा है 500 न्यूटन, अर्थ लगा रहा है, तो अर्थ का मास 500 न्यूटन फोर्स हो गया, लड़के पे लगा रहा है। लेकिन मास कौन लगा रहा है? अर्थ। अर्थ का मास कितना होगा? 64 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg। ऊपर जाएगा तो निगेटिव में आ जाएगा, तो मतलब इसका एक्सेलेरेशन का वैल्यू जो होगा बहुत छोटा हो जाता है। लेकिन जब एक्सेलेरेशन अर्थ पे निकालेंगे तो कौन लगा रहा है? लड़का। 500 भागा कितना है? 50, तो अप्रॉक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ग्रेविटेशनल। ये मतलब इस लड़का का एक्सेलेरेशन कितना होगा? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अर्थ का एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा? बहुत वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट में आ जाएगा। तो जब अर्थ का एक्सेलेरेशन बहुत कम आ जाता है, लड़का का एक्सेलेरेशन जो इस खड़ा इसका ज़्यादा आता है, इसीलिए तुमको दिख रहा है
एक्चुअली दोनों व्यक्ति हम आ रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, दोनों व्यक्ति जा रहे हैं, लेकिन मेरा जो एक्सेलेरेशन है ज़्यादा है कंपेरिजन टू अर्थ। क्योंकि अर्थ का एक्सेलेरेशन कुछ भी होगा, 2 जीरो कट गया तो कितना हो गया 5/6 × 10⁻22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब ये अर्थ का एक्सेलेरेशन है। ये अर्थ का एक्सेलेरेशन क्या है, बहुत कम है। किसके, उस पर्सन के पास जा रहा है, इतना स्पीड से अर्थ जा रहा है इसके पास, लेकिन वो पर्सन अर्थ के कॉरस्पॉन्डेंस कितना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आ रहा है। यही रीज़न है कि जब हम ऊपर जंप करते हैं तो हमको दिखने में लगता है, महसूस होता है कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली दोनों आ रहा है आपस में, क्योंकि इसका एक्सेलेरेशन बहुत कम है इसीलिए पता नहीं चलता है, हमारा एक्सेलेरेशन बहुत ज़्यादा है इसीलिए पता दिख जाता है, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल ही लग रहा है। ओके, अब पता कंसेप्ट क्लियर हो गया कि जब अर्थ पे हम, अर्थ और मेरे के बीच फोर्स तो सेम ही लग रहा है, लेकिन क्यों हम अर्थ के पास आ जाते हैं, अर्थ मेरे पास नहीं आता। इसका कंसेप्ट, इसका रीजन क्या है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसका भी हो गया। अब थर्ड केस लेते हैं, एक अर्थ ले लेते हैं और दूसरा मून ले लेते हैं। पहले दो लाइटर बॉडी, एक लाइटर एक हैवी बॉडी, दोनों हैवी बॉडी, दोनों के पास मास सफिशिएंट है। अर्थ के पास भी है, मून के पास भी है। हम अर्थ का मास भी पढ़ चुके हैं। अर्थ का मास कितना है, 6 × 10⁻24। मून का मास कितना होता है, मून का मास 7.4 × 10⁻22 kg। अब डिस्टेंस बिटवीन जो होगा मून एंड अर्थ 3.84 × 10⁸ मीटर। एक्चुअली पहले हम एग्जैक्ट कैलकुलेट में इसको याद ही करना है दोस्तों। हमारा जो मून का मास है 7.4 × 10⁻22 kg, और अर्थ और मून के बीच, सेंटर ऑफ सेंटर के बीच का दूरी जो है 3.84 × 10⁸ मीटर, इतना मीटर है हमारा। अब दोनों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे G m1 × m2/d²। तो ये सफिशिएंट अमाउंट में कुछ ना कुछ फोर्स आएगा, कैलकुलेट कर लेना, कुछ ना कुछ फोर्स आएगा, एक हैवी अमाउंट में आएगा। इसीलिए न अर्थ मून के पास जा रहा है, न मून अर्थ के पास आ रहा है, दोनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, जिसके वजह से मून अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है। ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्वेश्चन में पूछ देगा कि अर्थ के चारों ओर मून चक्कर किस फोर्स की वजह से लगा रहा है, यूनिवर्सल, मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, यानी कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह, वहाँ से मैग्नीट्यूड निकालेंगे और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो चारों ओर चक्कर काटता है। ओके, अमाउंट में। अब इस तीनों के बिहाफ पे हम कैलकुलेट, कुछ हम एनालिसिस करते हैं। फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स हमको धरती के पास बाइंड करके रखता है, मतलब हम ये नहीं कि जंप करेंगे तो हम आकाश में नहीं चल जाएंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स हमको बाइंड करके रखता है। अर्थ और मून चारों ओर चक्कर काटता है, मतलब अर्थ के चारों ओर चक्कर कौन, मून काटता है। इसका रीजन क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। सोलर सिस्टम में हमारा जो प्लैनेट, जितने भी प्लैनेट है, सन के चारों ओर चक्कर काटता है। इसका भी रीजन क्या है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से चक्कर काटता है। समुद्र में देखते हो कभी हाई टाइड, लो टाइड आता है, यही लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से ही होता है, जो ड्यू टू द सन और मून की वजह से आता है। मतलब सन और मून के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसके वजह से लो टाइड और हाई टाइड आता है। और ज़्यादा इफेक्ट किसका पड़ता है, हमारा मून का। क्यों, अर्थ के पास कौन नज़दीक है, मून कंपेयर टू सन। सन बहुत ज़्यादा दूर पर कंपेरिजन करेंगे जब हम मून से। इसीलिए जब मून नज़दीक आता है और जब ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के वजह से, उस चूँकि समुद्र में क्या है, पानी है, तो जब नज़दीक आएगा तो मून क्या होगा, ज़्यादा पुल करेगा, सन भी पुल करेगा, तो उसके वजह से हमारा क्या होता है, टाइड आता है। तो दोस्तों ये सारा जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पढ़ने के बाद जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, किसी भी दो बॉडी के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना लगेगा वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका जो फिजिकल फिनोमेना है हमारे यूनिवर्स में, उसको हम रिलेट कर सकते हैं, उसको हमने ऑब्जर्व कर सकते हैं उसके मोशंस।